वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, यूजीसी नेट की परीक्षा हो चुकी है और उसके पश्चात इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है और रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी ने इसके रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड कर दी हो। फिर भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट व्हाट्सएप कर रहे हैं कि उनके रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और साथ में ही उनकी आंसर की भी नहीं डाउनलोड हो रही। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एकदम से जो एस्पिरेंट ने लोड डाल दिया हो साइट पे, जिस कारण साइट के क्रैश होने का भी खतरा रहता है, जिस कारण डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो मुझे भी सेंड किए थे किसी ने, तो साइट पे जाकर विजिट किया तो अभी तो अपलोड मतलब लॉगिन नहीं हो रहा, कैंडिडेट का ब्लैंक दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं। ये जो वीडियो लाया हूँ आपके समक्ष, एक जो ओवरव्यू यहाँ से आपको मिलेगा कि आपने किस प्रश्न पे क्या उत्तर लगाया था। यहाँ से आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम से आप इसे देखिएगा। इसके पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूँगा। लिंक दोनों के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आराम से आप देख लेना। भविष्य की कोई परीक्षा होगी तो उसके बारे में भी यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। आराम से आप देखिएगा। जो यहाँ पर उत्तर दिए जाएंगे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है और कुछ एक प्रश्न पे जहाँ पर डाउट होगा तो मैं अंत में आपको बता दूंगा कि इन प्रश्नों पे आपको क्लेम भी करना चाहिए। अगर आपके पास क्लेम के सोर्सेज नहीं हो तो बता देना, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो स्तर हमने देखा ये मॉडरेट स्तर का था। ऐसा नहीं कह सकते कि अत्यधिक मुश्किल है, ऐसा भी नहीं कहते कि सरल ही है। सरल तो नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। जो हमने सीरीज चलाई थी PYQ वाली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, जिन्होंने देखा होगा काफ़ी लाभ आपको वहाँ से मिला होगा। हमने 8 घंटे की एक मैराथन भी चलाई थी। जिसने भी वो मैराथन देखी होगी तो उसे डेफिनेट यहाँ से लाभ मिला होगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे थे और PYQ पे आधारित क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये वाला PYQ पर आधारित है, क्योंकि ये पूछा गया है कि कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। केशवदास की कवि प्रिया पता है, ये हमने बताई थी। प्रेम वाटिका रसखान की ये भी बताई थी। तो सुदामाचरित ये भी बताई थी। तो जो ध्यान से रहकर चैनल्स के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं उन्हें अवश्य लाभ मिलता है। खैर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर जुड़कर। चलिए शुरू करते हैं अब अपने लेक्चर को। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, एक सेकेंड। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उत्तर मिल जाए। देखिए, कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करना था तो ये इस प्रकार से होता। विकल्प 2 है यहाँ पर सही उत्तर। क्यों? देखिए, सबसे पहले जो रचना आनी थी वो आनी थी आपकी कालक्रम के अनुसार से हरिचरित्र। ये लाल दास की, लालच दास नहीं, लाल दास की होगी। उसके पश्चात ई नंबर पे आएगा सुदामाचरित नरोत्तम दास की रचना है, और कवि प्रिया केशवदास की रचना है, और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। इस प्रकार से ये क्रम आना था यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर पूछा गया है, चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद श्यामनाथ की पत्नी के हैं। श्यामनाथ की पत्नी के संवाद यहाँ पर बताने थे। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा विकल्प 2, केवल ए और ई। ए और ई में क्या है? ए में है, देखिए, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कब आ जाएं, कल आ जाएं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया था। फिर दूसरा जो कथन है ई, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही। तो पहला जो विकल्प था ए, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। और दूसरा कथन है यहाँ पर ई वाला, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। ये दो कथन जो इनकी पत्नी ने कहे थे श्यामनाथ की पत्नी ने श्यामना की माता के संबंध में, कि इन्हें यहाँ से आप दूर कर दीजिएगा, ताकि इनके जो गेस्ट आएंगे उनके सामने इनकी बेइज्जती ना हो। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित काव्यांदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो जो पहले के से बाद के क्रम में व्यवस्थित करने थे तो सही उत्तर आएगा यहाँ पर विकल्प 2। देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका हालावाद, फिर आएगा आपका प्रगतिवाद, फिर आएगा प्रयोगवाद और फिर आएगा नई कविता, अंत में अकविता। हाँ, ये सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प 2। ये आपको सिर्फ यहाँ पर उत्तरों से रूबरू करवाया जा रहा है, जो उत्तर होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट के रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको जस्ट उत्तर बताए जाएंगे और कुछ समय पश्चात धीरे धीरे यहाँ पर आपको व्याख्यात्मक वीडियोस भी मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाया जाएगा ये उत्तर क्यों, कैसे, किस लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 54 यहाँ पूछा गया है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निदान, अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है। तो जो ये कथन होगा यहाँ पर महंत या गुरु का होगा। सी सही विकल्प होगा, सी का मतलब 3। अगला प्रश्न देखिएगा 55। तो 55 में क्या पूछा गया है, तो 55 में पूछा गया है यहाँ पर तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना था कि जो तमस उपन्यास है इससे संबंधित सत्य कथन। तो जो सत्य कथन है एक तो विकल्प ए होगा, तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म कहानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, और जो दूसरा है तो वो होगा विकल्प बी, तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। ये दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, बाकी सारे असत्य कथन होंगे। तो इस हिसाब से जो विकल्प 1 है ये सही होगा, ए और बी। प्रश्न संख्या 56 इसमें क्या पूछा गया है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया, उपर्युक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, उषा और ईश्वर। अगला प्रश्न देखिए 57। इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग में किसने कही हैं। किस सर्ग में किसने कही हैं ये बतलाना था। तो 57 का सही विकल्प होगा, संघर्ष सर्ग की हैं और मनु ने ये पंक्तियाँ कही हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ 58। इसमें क्या पूछा गया है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवन एक बार, उपयुक्त दोहा किस कृति में संकलित है। तो ये अंग दर्पण में संकलित है। किसकी ये रचना हो जाएगी, रसलीन की हो जाएगी ये रचना। अगला प्रश्न देखिए 59। इसमें क्या पूछा गया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन हैं। सत्य कथन बताने थे दिए गए विकल्पों में से। तो यहाँ जो सत्य कथन होंगे तो वो देख लेते हैं। एक तो है, मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है, और जो दूसरा सत्य कथन होगा तो वो होगा विकल्प डी, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये दो यहाँ पर सत्य कथन होंगे, बाकी तीनों असत्य कथन होंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 60। यहाँ क्या पूछा गया है, दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। यहाँ पर सत्य तथ्य बताने हैं। पहला जो सत्य तथ्य होगा तो वो होगा विकल्प सी, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और जो दूसरा सत्य विकल्प है तो वो होगा विकल्प डी, गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो ये दोनों सत्य होंगे, तो सी डी है आपके विकल्प 4 में।
तो देखिए अगला प्रश्न 61। तो यहाँ पर 61 में पूछा गया है, भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस बार सत्य वाले ज़्यादा कथन पूछे गए थे। तो सत्य जो होंगे तो वो इस प्रकार से हैं। एक तो होगा आपका विकल्प बी, भाषा परंपरा है और व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है। और जो दूसरा सत्य कथन होगा तो वो होगा विकल्प डी, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। तो ये दोनों सत्य कथन होंगे। इस आधार पे जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 3, केवल बी और डी। अगले प्रश्न की तरफ रुख करिए। प्रश्न संख्या 62। यहाँ क्या पूछा गया है, खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले यहाँ पर हम कथन देख लेते हैं। पहला जो कथन है तो वो है, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। दूसरा है, संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। तीसरा कथन है, खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है। और चतुर्थ है, लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है। तो सही जो विकल्प होगा ये सारे सही हैं, 2, 3, 4 ये सही होंगे। और जो गलत है तो वो होगा विकल्प ए। क्यों है? क्योंकि ये छंद वर्णन की कीर्ति नहीं, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक कृति गंग कवि के द्वारा रचित है, इसलिए 62 का असत्य होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 63। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर भी असत्य वाला पूछा गया है। तो देखिए हम देख लेते हैं। पहला जो कथन है, यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, ये सत्य होगा। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 है, ये भी सही है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे, ये भी सत्य होगा। और पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशारा और दिशांत है, नहीं ये असंगत है, इसलिए विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 64। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ बतानी हैं। तो देखिए पहली तो हो जाएगी इनकी, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। और दूसरी पंक्ति हो जाएगी, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। और तीसरी हो जाएगी, चाम मास बाके नहीं नेक हाड हाड में बाके छेद। ए बी ई नहीं, ए सी ई, हाँ ए सी ई, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा 3। अगला देखिएगा यहाँ पर 65। तो 65 में क्या पूछा गया है, 65 में आपसे पूछा गया है, हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए मैं आपको ग्रामर की, मैंने आपको 2 मैराथन क्या कह सकते हैं, लंबी लंबी वीडियोस थी, लगभग 1 डेढ़ घंटे की, तो उनको मैंने आपको प्रोवाइड किया था ताकि आप ग्रामर के वीडियोस भी देखें। तो पहले ऐसा कहा जाता था ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन नेट की परीक्षा में नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर परीक्षा में देख लेना आप 4 से 5 प्रश्न आपको ग्रामर के पूछे गए हैं। तो जो भी आपको उपलब्ध स्टडी मैटर करवाया जाता है उसे समय पर देखा करें, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिल जाता है। तो सही तथ्य नहीं है तो वो देख लेते हैं हिंदी ध्वनियों के संबंध में। पहले हम नॉर्मल कथन देखते हैं। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है, सत्य है ये कथन। दूसरा है, स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, यह भी सत्य कथन है। चतुर्थ है, जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत कहते हैं, नहीं ये गलत है, विकल्प 4। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, या फिर आप उच्चारित करते हो राधे सीते, ये सारे प्लुत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं।
प्रश्न संख्या है 66। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है, यहाँ पर पंक्तिकार, तो मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। जैसे कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये किसकी पंक्ति है, तो ये है भामह की पंक्ति। फिर है पद संगठना रीति, ये किसकी पंक्ति होगी, आनंदवर्धन की। ध्वन्यालोक लोचन, ये आपकी हो जाएगी अभिनव गुप्त की। और रस मीमांसा, ये किसकी हो जाएगी, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना हो जाएगी। इस आधार पर ए का 4 कहाँ है, ए का 4 है 3 में, तो यही उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, यहाँ पर रचनाकार है और रचना दी गई है, इनका मिलान करना है। तो अगर हम इनका रूप सुमेलित करते हैं तो इस प्रकार से होगा। हरिऔध की रचना कौन सी है, प्रद्युम्न विजय। और लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी हो जाएगी, प्रहलाद चरित्र। और राधा चरण गोस्वामी की रचना कौन सी हो जाएगी, अमर सिंह राठौर। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी दमयंती स्वयंवर। याद रखना एक एक प्रश्न यहाँ पर निर्मित हो सकता है अगर किसी परीक्षा में पूछना हो तो, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा ए का 2। ए का 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का 1 यहीं पर है, तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 68, यहाँ पर पूछा गया है मूर्धिया आत्मकथा को तुलसी राम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है, उस हिसाब से इन्हें लगाना है। तो जो सही क्रम होगा तो वो इस प्रकार से होगा, विकल्प 3 के अनुसार BDEAC। तो जो सबसे पहले क्रम आएगा तो क्रम के हिसाब से तो वो होगा भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे होगा मूर्धिया तथा स्कूली जीवन। तीसरे नंबर पे है अकाल में अंधविश्वास। चौथे नंबर में है मूर्धिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। और चतुर्थ नंबर पे है भूतनिया नागिन, ये चतुर्थ नंबर में होगा। फिर अगला प्रश्न है 69, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया, तो ये हो जाएगी सीधे आनंद कादम्बिनी। जो पत्रिका वाला लेक्चर मैंने दिया था वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था ये। फिर प्रश्न देखिए 70, क्या पूछा गया है भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह कथन किसके हैं, तो ये कथन होंगे धनिया के। धनिया कहती है अंतिम समय में ये कथन दाता दीन से। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर यह भी व्याकरण का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सम्मिलित करते हैं इसे कुछ इस प्रकार से होगा इसका रूप। जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के हिसाब से सूची 2 में मिलान होगा तो वो होगा आपका मुनि और मौन। ये मुनि है जातिवाचक और मौन है भाववाचक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की तरफ जो होगा तो वो होगा आपका रक्त और रक्तिमा। जो रक्त है ये विशेषण है और जो रक्तिमा है ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से विशेषण की तरफ जो विकल्प जा रहा है तो वो होगा आपका विकल्प ए। संज्ञा है राष्ट्र और विशेषण है राष्ट्रीय। फिर व्यक्तिवाचक से अप्रत्ययवाचक संज्ञा, तो इसकी तरफ जो विकल्प जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प 2 कुरु और कौरव। तो इस हिसाब से जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न देखिएगा 72। यहाँ पर पूछा यह है आपसे भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके
पाश में है, आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की ममता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपयुक्त कथन किसका होगा? तो ये कथन है धातु सेन का, विकल्प 4। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची ए में रचनाकार दिए गए हैं और सूची 2 में रचना। तो अगर हम इनका मिलान करते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इनकी रचना हो जाएगी बौद्ध गान और दोहा, 1 का 4। फिर राहुल सांकृत्यायन है, इनकी रचना हो जाएगी हिंदी काव्य धारा। प्रबोध चंद्र बागची, इनकी रचना हो जाएगी दोहा कोश। डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह, इनकी रचना हो जाएगी लेशा मिस्तालोक्स, मिस्तोक्स, ये इस प्रकार से रचना, ये होगा विकल्प 1 का 4। 1 का 4 कहाँ है? विकल्प 3 में है। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 74। निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ जो सही विकल्प ठहरेगा तो वो होगा विकल्प 4, अर्थात सबसे पहले जो रचना आएगी तो वो आएगी भारत भारती। दूसरे नंबर पे जो रचना आएगी तो वो होगी परिमल। तीसरे पे जो रचना हो जाएगी तो वो है आपकी उर्वशी। और चौथे नंबर पे जो रचना आएगी तो वो होगी आपकी अकाल में सारस। अंतिम रचना हो जाएगी पहाड़ में लालटेन। अगला प्रश्न देखिएगा 75। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित हैं? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा इस प्रकार से, केवल ए और बी। ए और बी में क्या है? बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है। बी क्या होगा? हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व राष्ट्रवाद है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम। ये सही होंगे, बाकी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं होंगे। ए और बी ही सही विकल्प होंगे। अगला यहाँ पर देखिए 76। यहाँ पर कवि और काव्य पंक्तियाँ मिलानी हैं। अगर हम काव्य पंक्तियों को मिलाते हैं इस प्रकार से होगी। ठाकुर की जो काव्य पंक्तियाँ हैं तो वो हैं आपकी, हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियाँ सीगरी। और मतीराम की पंक्ति हो जाएगी, ज्यों ज्यों निहारिये हवे नैननी, त्यों त्यों खरी निखरी सी निकाई। और घनानंद की पंक्तियाँ हैं, रैन दिना घुटी वो करें, प्राण झरें, दुखियाँ अखियाँ झरनासी। और बोधा की पंक्तियाँ हो जाएंगी, अति छीन मृणाल के तार होते, तिही ऊपर पाम दे आपनो है। ये मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है 2 जगह, तो अब कौन सा होगा? बी का 4। बी का 4 है विकल्प बी में ही, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ये 2। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये तो हो गया, स्लाइड रिपीटेड है, हाँ हो गया ये। 77 में क्या पूछा गया है? तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। यह काव्य पंक्तियाँ भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं कृषि और कृषक से, विकल्प 4। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 78। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। तो ये कथन किसका होगा? तो प्रस्तुत कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेतु हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, बड़ी स्पेशल प्लेलिस्ट है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। आपको डेफिनेट हर एक परीक्षा में उस प्लेलिस्ट से
लाभ मिलेगा। आराम से देख लेना, आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा उस प्लेलिस्ट में। बाकी चैनल में बने रहें, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर धीरे धीरे। अभी नया चैनल है, उतना समय लग जाता है तैयारी है तो 78 का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है आप लोगों को वीडियोस लाना, और आपका कर्तव्य क्या है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। अगला देखिए 79, यहाँ क्या पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर पूछा गया है रचना और समीक्षा का मिलान करने के लिए। तो देखिए जो चारुचंद्र लेख है ये हो जाएगी एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी के द्वारा। ये काफ़ी नया प्रश्न मुझे लग रहा है, मतलब नए पद्धति पे अपनाया गया है ये। 1 आध 3 फिर है आपका मैला आंचल। तो ये हो जाएगी हिंदी उपन्यास की नई दिशा नेमीचंद्र जैन द्वारा। अंधेरे बंद कमरे, ये हो जाएगा आपका दूसरों का नरक श्रीकांत वर्मा। अगला है झूठा सच, ये हो जाएगा कवि दृष्टि का अभाव कुंवर नारायण। इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये हो जाएगा सही मिलान यहाँ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80, क्या पूछा गया है यहाँ पर। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और कविता क्या है इससे संबंधित है, और किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है, सौंदर्य, ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 81, इसमें क्या पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा ऑप्शन डी। यह विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध है, तो ये पहला ललित निबंध नहीं है। बाकी सत्य कथन भी देख लेते हैं। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, बिल्कुल सत्य। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है, सत्य है। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है, यह भी सत्य होगा, सिवाय 4 के। अगला प्रश्न है यहाँ प्रश्न संख्या 81, यहाँ पर भी कवि और कृति का मिलान करना है। तो अगर हम कवि और कृति का मिलान करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रूप प्रस्तुत होगा। मोहन महतो वियोगी, इनकी रचना हो जाएगी निर्माल्य। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचना हो जाएगी अपराजिता। भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना हो जाएगी मधुकर्ण। नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना हो जाएगी शूल फूल। ठीक है, ये होगा आपके समक्ष रूप इसका सही। तो ए का जो 3 कहाँ पर है, ए का 3 है विकल्प 2 में ही, इस कारण सीधे सीधे यही विकल्प सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ कथन अस्तित्ववाद से संबंधित दिए गए हैं, उनका हमने मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रूप आता है 83 में। सही बताऊंगा सीधे डायरेक्ट, विकल्प 2 होगा इसका, ए बी ई। ए बी ई में कौन कौन से कथन दिए गए हैं। अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वच्छंदता है, सही है। बी में है नीत्शे ने कहा ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, सही है। ई में है सार्त्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं, तो ये भी सही होगा। अभी मैं थोड़ी देर में पोल डाल दूंगा, आप लोगों ने बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कृपया वही कमेंट करिएगा जिन्होंने परीक्षा दी है, क्योंकि इस तरह से अगर पोल डालूंगा तो एक सर्वे हो जाएगा कि पता चलेगा हमें कट ऑफ के बारे में। बाकी कट ऑफ की वीडियो भी थोड़े समय में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन आ गया 84, यहाँ पर स्त्री पात्र और कहानी का मिलान करना है। अगर हम स्त्री पात्र और कहानी का मिलान करते हैं तो इस प्रकार से रूप आएगा।
देखिए, सीता किस कहानी की पात्र है? सीता दुलाई वाली। और किरण ये हो जाएगी कानों में कंगना। चंदा ये हो जाएगी आपकी राजा निर्वंशिया। अनीता ये हो जाएगी राही। इस प्रकार से सही रूप ये होगा विकल्प ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 सही रूप। अगला प्रश्न देखिए 85। यहाँ पर क्या पूछा गया है? बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जलाया? ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए। विकल्प ए। फिर प्रश्न है यहाँ 86। नंदकिशोर आचार्य ने निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त की? तो जो नंदकिशोर आचार्य हैं किस सप्तक के अंतर्गत थे? ये चौथे सप्तक के अंतर्गत। ये भी सरल प्रश्न था, मुश्किल नहीं था ये भी। अगला देखिए यहाँ पर 87। इसमें पूछा गया है हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन होगा डायरेक्ट बता देता हूँ, ए और सी। ए और सी में क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर जोहान जोशुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है, बिल्कुल सत्य। सी में क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी, ये भी सत्य होगा। बाकी तीनों विकल्प असत्य हो जाएंगे। अगला देखिए 88। इसमें क्या पूछा गया है? मैला आंचल के अनुसार मैरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की जा रही है, तो सत्य जो होंगे तो वो होंगे विकल्प 3, केवल सी और डी। सी और डी में क्या है? सी में देखिए गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। और डी में क्या है? उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं, ये सत्य होगा। बाकी तीनों ही यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। एटी नाइन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 3, डी सी ए बी ई। डी होगा आपका पहले नंबर पे, और सी होगा दूसरे नंबर पे, और ए होगा तीसरे नंबर पे, बी होगा आपका चौथे नंबर पे, और अपना मूल्य सिद्धांत होगा 5वें नंबर पे। तो ये हो जाएगा शुद्ध रूप। 90 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित रूप प्रस्तुत कीजिए। तो जो सही रूप होगा तो वो होगा विकल्प 2 वाला। सबसे पहले सी डी ई ए बी ये होगा। सी होगा पहले नंबर पे, डी होगा दूसरे नंबर पे, और ई होगा तीसरे नंबर पे, और अपना ए होगा चौथे नंबर पे, और बी होगा 5वें नंबर पे। ये क्रम होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 91। यहाँ पर सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए भारत दुर्दशा के अंक दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, इसका मिलान करना है। जो पहला अंक है ये किसके साथ मिलान करेगा? बीथी के साथ। पहला अंक बीथी। दूसरा अंक ये होगा शमशान टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक ये होगा आपका मैदान। चौथा नहीं, पांचवा अंक किससे रिलेटेड है? किताब खाना। ये होगा सुमेलित रूप। ए का 2 यहाँ पर भी है, और बी का 4 दोनों जगह है। सी का 1 है यहाँ पर, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए बहुब्रीय समास है और शब्द दिए गए हैं। इनमें से बताना था कि कौन से बहुब्रीय समास के अंतर्गत ये होगा। जैसे प्राप्तोदक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपका, ये बड़ा गहरा प्रश्न था,
समानाधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत। फिर है बिना पानी, ये होगा आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत। मारा मारी, ये किसके अंतर्गत होगा? व्यतिहार बहुब्रीहि के अंतर्गत। सचेत, ये किसके अंतर्गत है? तुल्य योग बहुब्रीहि के अंतर्गत। ठीक है, ये रूप यहाँ पर होगा। ए का दो जगह है, बी का एक, ये, हाँ, विकल्प 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 93, यहाँ क्या पूछा गया है? अज्ञेय की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले ई, ए, सी, बी, डी, ये होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी कहानियाँ नहीं दिख रही थी, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु सबसे अच्छी बात है कि जो विप्थगा है ये हमें ज्ञात है कि इस तरह से होगा। तो विप्थगा सबसे पहले आएगी एक, और फिर आएगा गैंग्रीन दूसरे नंबर पे, फिर आपकी हिली बोन की बतखें 3, और जयदोल चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आपकी आ जाएगी कलाकार की मुक्ति। ये क्रम होगा यहाँ पर। अगला है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये बताना है। तो सीधे जाएंगे जो सही नहीं होगा उसकी तरफ, तो विकल्प 4 होगा। डी और ई ये सत्य नहीं होंगे। डी में क्या दिया गया है? डी में है इसमें 69 समय या सर्ग हैं, और ई क्या है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को भाटों की कल्पना नहीं मानते, गलत होगा ये। और 68 सर्ग होंगे इसमें, समय या सर्ग। जो सत्य कथन है ये भी देख लेते हैं। 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये सत्य है। मुख्य छंद कवित, छप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाथा और आर्य है, ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कल्हण ने पूरा किया था, ये भी सत्य होगा। तो असत्य भी हमने जान लिए और सत्य भी हमने जान लिए। अगला जो प्रश्न है 95 तो यहाँ पर कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही क्रम होगा तो वो इस प्रकार से होगा, विकल्प 3 के अनुसार। ई, बी, डी, सी, ए, मतलब जो पहले नंबर पे आएगी पंक्ति तो वो हो जाएगी आपकी स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे होगी शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते हैं, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हो जाएगी यह विज्ञान भरे अनुशासन, और चतुर्थ नंबर पे कौन सी हो जाएगी? क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। 5वें नंबर पे कौन सी हो जाएगी? यही त्रिपुर है देखा तुमने। ये क्रम होगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न देखिएगा 96, यहाँ पर क्या कहा गया है? मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? तो ये छपा था आपके धर्मयुग में, विकल्प 3। अगला प्रश्न देखिएगा 97, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा की रोला बार्थ ने, विकल्प 4। प्रश्न संख्या 98, यहाँ पर क्या पूछा गया है? बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिवशंभु के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है, ये बताना था। तो सीधा जो सही क्रम होगा तो वो बता देते हैं, विकल्प 2, ए, सी, डी, बी, ई, डी। पहले नंबर पे आएगा बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरे नंबर पे आएगा बैसराय का कर्तव्य, तीसरे नंबर पे आएगा बंग विच्छेद, चौथे नंबर पे आएगा आपका लॉर्ड मिंटो का स्वागत, 5वें नंबर पे आएगा सर सैयद अहमद का खत। ये क्रम। अगला प्रश्न देखिएगा आप 99, यहाँ पर पूछा गया है किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में ये कथन कहा है? फूलों को खिला देना तो मेरे हाथों में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथों में था। प्रस्तुत कथन किसका होगा ये? तो प्रस्तुत कथन है महादेवी वर्मा जी का, विकल्प ए।
तो देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ 99 99 ये हो गया 100, हाँ 100 ठीक है। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में क्या है, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है और इसी तरह से मिलान करना है। देह दुल्हिया की बढ़े, ये किसके साथ सुमेलित होगी, नागर नरनु शिकार के साथ। और कानन चारी नैन मृग, ये जो सुमेलित रूप होगा तो ये हो जाएगा आपका ज्यों ज्यों जोबन ज्योति। और भरे भवन में करत हैं, तो ये होगा नैननु ही सब बात। भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। और जो दूसरा होगा सही तो वो होगा चितबन रूखे दृगन की, ये होगा हाँसी बिनु मुस्कानी। मतलब आधी पंक्ति यहाँ पर, आधी यहाँ पर, इनका मिलान करना था। इस प्रकार से जो सही रूप बोर्ड के द्वारा स्वीकार किया गया है तो वो होगा आपका विकल्प 4। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है, इस पे क्लेम कर सकते हैं आप, क्योंकि ए है देह दुल्हिया की बढ़े, तो ये होगी तो ये होगी आपकी ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, ये होना था इसका रूप। और कानन चारी नैन मृग, ये पंक्ति होनी थी आपके साथ किसके साथ रिलेट, नागर नरनु शिकार। बाकी तो सही है, सी का भी 2 है, डी का भी 1 है, बाकी ठीक है। इसमें थोड़ा सा उलझन है, मुझे लगता है कि इस पे क्लेम कर देना चाहिए आपको विकल्प 2 वाले पे। इसका सही उत्तर होगा 2, परंतु बोर्ड ने माना है 4। अगला देखिए, यहाँ पर सूची ए निबंध है, सूची 2 पंक्तियाँ हैं, तो इनका मिलान करना था। यहाँ पर देखिए निबंध और पंक्ति, तो मिलान जब हम करते हैं तो इस प्रकार से होगा, उठ जाग मुसाफिर। इसमें जो अंतर्गत पंक्ति आएगी तो वो होगी जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बूढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और फिर पंक्ति है उत्तर फाल्गुनी के आसपास की, ये होगी आपकी जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। मजदूरी और प्रेम इसकी पंक्ति हो जाएगी, इसकी पंक्ति हो जाएगी आपकी हल चलाने वाले और भेड़ चारने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। और अंतिम पंक्ति क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें होगा अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ये इस हिसाब से जो सही मिलान करेंगे हम तो ए का एक 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का 4 कहाँ है, 1 में भी है और बी 3 में भी है। सी का क्या होगा, सी का 1 ये भी है और ये भी है। भाई ये तो सारे दोनों मिले एक ही समान कथन है। हाँ, इस पे भी क्लेम कर देना आप लोग। डी का 3 यहाँ, इस पे भी क्लेम हो जाएगा। क्लेम वाले प्रश्न एक ऊपर, ये हो गया दूसरा प्रश्न क्लेम वाला। जिसने ए भी किया है सही होगा, 3 भी किया है ये भी सही होगा। अगला देखिए, सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है, तो बताना था कि जो सिक्का बदल गया कहानी इसका पात्र कौन नहीं होगा। शेरे, दाऊद खान, शाहानी ये तीनों हैं, परंतु ददन मियाँ ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 103, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। तो जो कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित होंगे तो वो होंगे आपके विकल्प ACE में कौन कौन से हैं, उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है, इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों को नकारा गया है, इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता को नकारा है। तो ये कथन यहाँ पर सही होंगे ACE। अगला देखिएगा प्रश्न 104 में आपसे पूछा गया है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं। तो जो मातादीन से संबंधित कथन होंगे तो वो होंगे विकल्प ए और डी वाले।
ए में है मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, और डी में है हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। अगला देखिए 105, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो रूप होगा इसका विकल्प 3 के अनुसार DBEAC। तो देखिए व्यवस्थित क्रम में होगा, पहले नंबर पे आएगी आपकी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। बी में है तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। ई में है पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। ए में है तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें, और अंतिम में है जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। ये होगा क्रम। अगला देखिए 106, क्या पूछा गया है 106 में, आत्मा की धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी उर्वशी से संबंधित। उर्वशी की भूमिका में दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न 107, यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं? शिव मूर्ति से संबंधित कौन सी हैं? तो इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। अगली है मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उसका हमारा दृढ़ संबंध है। तो इस आधार पे सी और ई सही विकल्प होगा। सी और ई है विकल्प 1 में। अगला प्रश्न देखिए 108, इसमें क्या पूछा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य होगा तो विकल्प 2 वाला होगा। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है, ये असत्य होगा। बाकी जो सत्य हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, सत्य है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है, सही है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। रामधारी सिंह दिनकर जी से भी प्रश्न पूछे गए थे इस बार। बीजक में संकलित रामायणियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं आपकी चौपाई में। अगला प्रश्न 110, नागरिक प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। कौन सा अभिमत नहीं होगा? नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविता नहीं मिलती, ये अभिमत नहीं है। बाकी जो अभिमत हैं तो वो हैं संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। हाँ, बिल्कुल सत्य है। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है, बिल्कुल सत्य। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए, ये भी सत्य है। देखिए प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी लेक्चर पहले हुए हैं उनको आपने देख लेना है एक बार, ठीक है, आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा उसका। अगला है यहाँ 111, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं? तो जो सही विकल्प होगा तो वो इस प्रकार से है जंगली फूल, ये भी आदिवासी विमर्श से संबंधित है, और नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये भी है, और अंतिम है मन मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। इसलिए ABD सही विकल्प होगा, ABD। अगला प्रश्न देखिए यहाँ 112 में क्या पूछा गया है? पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सही क्रम में व्यवस्थित होगी टिप्पणियाँ तो वो होगी विकल्प 4 वाली। सबसे पहले DBCA, हाँ,
देखिए पहले नंबर पे है आपकी डी। जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। दूसरे नंबर पे है बी। इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। तीसरे नंबर पे है किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। चौथे नंबर पे है आपकी सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। और अंतिम होगी आपकी 5वें नंबर की, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थरथर कांपेंगे। ये होगा सही विकल्प। अगला है 113। 113 में क्या पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या होगा। तो जो सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प डी वाला, मतलब ई ए बी सी डी। ई ए बी सी डी। ई में क्या है, बाह्य प्रांत 1 नंबर, बाजार दूसरे नंबर पे है, और अपना जंगल तीसरे नंबर पे है, राज्यसभा चौथे नंबर पे है, और अरण्य ये 5वें नंबर पे है। याद रखना ये आपने। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पत्रिकाओं और जो संस्थाओं का स्थापना वर्ष के हिसाब से लगाना है। सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए सही विकल्प इस प्रकार से है, जो अपनी ये रचना है उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1826। फिर है सरस्वती पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा 1900। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी 1910 में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी 1893 में। बड़ा ही सरल प्रश्न था ये भी। अगला देखिए, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, भोलाराम का जीव जो रचना है उससे संबंधित है। भाई सरकारी पैसे का कमाल है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलेगी उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोलाराम का जीव यह वार्तालाप किन चरित्रों के माध्यम में हुआ है तो वो बतलाना है। ये नारद और साहब के माध्यम में हुई है। नारद जब भोलाराम के जीव की भोलाराम को पेंशन लगाने के लिए जाता है तो साहब उसे ये कथन कहता है, मतलब कैसे भ्रष्टाचार संलिप्त हो गया है कर्मचारियों के ऑफिसों में भी। उन्हें अपनी पेंशन के लिए ही एक तरह से पैसे देने पड़ते हैं कर्मचारियों की, कि हमें पेंशन लगाने के लिए भी उनकी जेब गर्म करनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। प्रश्न है 116, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सही जो रूप होगा तो वो होगा 4 CDVEA। पहले से बाद के क्रम में जो सबसे पहले आएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज, 1 नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तीसरे नंबर पे हो जाएगी आपकी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। चौथे नंबर पे हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। 5वें नंबर पे होगा भारतीय ज्ञानपीठ। ये होगा सही क्रम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। जो रचना या पत्रिका संबंधित नहीं है तो देखिए सुदर्शन तो है, सब मिट्टी हो गया ये भी है, वैश्योपकारक ये भी है, परंतु जो एक टोकरी भर मिट्टी है ये नहीं होगी इनकी रचना। 118 इसमें क्या पूछा गया है, 118 में पूछा गया है किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है। तो जो रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं होंगे तो वो होंगे F.R. लेविस। बाकी रोमन जेकोबसन ये हैं, विक्टर शैलोब्स्की ये भी हैं, बोरिस एकेनबाम है ये भी होंगे। तीनों हैं परंतु विकल्प ए वाला नहीं है। अगला है 119। हाँ, छायावादी कवियों की कल्पना
लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, ये कथन किसका होगा? ये कथन होगा इलाचंद्र जोशी जी का, विकल्प 4। अगला प्रश्न देखिएगा 120। इसमें क्या पूछा गया है? एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन होगा डॉक्टर नामवर सिंह का, विकल्प 4। फिर प्रश्न है 121। इसमें क्या पूछा गया है? दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हें अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। पंक्ति एक बार फिर से पढ़ेंगे, आगे पीछे हो गई। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार कौन होंगे? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, नया प्रश्न है, रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं ये। अगला देखिए 122। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है? मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में कौन सी रचना बार बार पढ़ी और ख़ास तौर पर पढ़ी? तो ये पढ़ी विनय पत्रिका। किसकी है विनय पत्रिका? बताइएगा कमेंट करके। प्रश्न संख्या 123। इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? शुक्ल जी के कथन हैं, वो बताने हैं। तो यहाँ देखिए, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। फिर है, संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। अंतिम है यहाँ पर, तत्व चिंतन या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। तो ACD सही कथन होंगे, ACD। अगला है आपका 124। व्याकरण का प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा तो वो होगा विकल्प 3। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, ये प्रेरणार्थक नहीं है। माँ बच्चे को खिलाती है, प्रेरणार्थक है। पिताजी अपने पुत्रों को अध्यापक से पढ़वाते हैं, प्रेरणार्थक है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, ये भी प्रेरणार्थक है। 125। जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें? कहानी कोसी का घटवार का ये कथन किस पात्र का है? तो जो ये कथन होगा तो ये होगा लक्ष्मा के बाप का कथन है। फिर 126। क्या पूछा गया है 126 में? तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा बोर्ड के अनुसार तो वो होगा विकल्प 4, ADBCE। ए में क्या है? चलो भयन जान बचेगी तो ऐसी ही सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। डी में है दूसरा, ये कथन होगा डी वाला। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी मह 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 कर रहा है। तीसरा कथन होगा इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। चौथा जो कथन है तो वो होगा आपका ये, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। हीराबाई कहती है हीरामन से। और अंतिम क्या है? अंतिम
इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। ये होगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है, आप एडजस्ट कर लेना दिखने के लिए। अगला देखिए 127, इसमें क्या है, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन देख लेते हैं। बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। एक तो ये कथन सही होगा। दूसरा कौन सा है, बी, 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था। इस आधार पे बी और सी, या सी बी, ये कथन सही होगा। अगला देखिए 128, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए रूप इस प्रकार से सही होगा। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये पंक्ति किसकी है, हाँ नागार्जुन की। सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये होगी महादेवी वर्मा की। चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चमकीली हैं, नुकीले तेज पत्थर सी, डी का हो जाएगा आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध की। तो इस आधार पे जो सही विकल्प होगा, ए का 4 कहाँ पर है, 2 जगह है ए का 4, बी का 3 कहाँ है, बी का 3 है सिर्फ एक ही विकल्प में, तो वो होगा विकल्प 2। अगला देखिए 129, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजाराम आदि सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बकरी नाटक में। अगला है 130, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले किसे मिला है, उसके बाद में किसे मिला है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, CEBAD, ये क्रम होगा। सी में है आंगन के पार द्वार, पहला नंबर। ई में है कविता के नई प्रतिमान, दूसरा नंबर। बी में है मुझे चांद चाहिए, तीसरा नंबर। 4 में है 2 पंक्तियों के बीच, और अंतिम जो रचना हो जाएगी टोकरी में दिगंत, ये क्रम होगा सही। अगला प्रश्न देखिए 131, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कर रहा नहीं रहा। कहानी उसने कहा था कि संबंध में ये कथन किसका होगा। तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो जो तथ्य सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए, कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्यकृति है, ये गलत होगा, बाकी सारे सत्य हैं। यह एक सामाजिक नाटक है, सत्य है। इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, इसमें सामाजिक असमंजस्य का मार्मिक चित्रण है, ये तीनों सत्य होंगे सिवाय एक के। ये भी याद रखिए कमला किसका नाटक है, ये होगा आपका उदय शंकर भट्ट का। रिपीटेड है ये स्लाइड। यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं और साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि कालखंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की हैं।
तो जो ये पंक्तियाँ होंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है 134, प्यू सो कहयू संदेशड़ा हे भोरा हे कागा किस कवि की पंक्तियाँ हैं? बहुत रिपीटेड प्रश्न है ये भी, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ होंगी। अगला देखिए 135, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? तो जो कथन यहाँ पर मनोविश्लेषण से संबंधित होंगे तो वो होंगे आपके, मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है, सत्य है। फिर है आपका, फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा सा छोटा व्यवहार भी सब प्रयोजन होता है, सत्य है। फिर डी है, एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का महत्व है। तो इस हिसाब से ए सी डी सही होंगे। ए सी डी कहाँ है? विकल्प 3 में है ए सी डी। अगला प्रश्न देखिएगा 136, यहाँ पर कृति और पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका मिलान कर लेते हैं। देखिए मिलान इस प्रकार से होगा, अबारा मसीहा, इसकी जो पंक्तियाँ होंगी तो वो होंगी आपकी ये, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। दूसरा जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी पंक्तियां हैं यहाँ पर, लेखक द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, ये है पंक्ति। मुर्धिया की पंक्तियाँ कौन सी हैं? जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। एक कहानी यह भी, इसकी पंक्तियाँ कौन सी हैं? लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। इस प्रकार से सुमेलित रूप होगा ये। ए का 4 कहाँ है? विकल्प ए का 3 कहाँ पर है? विकल्प 4 में है ए का 3, यही सही विकल्प बी होगा। अगला देखिए 137, यहाँ क्या पूछा गया है? 137 में आपसे पूछा गया है, मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द और आशय, जैसे कि हंसेरी, ये होगा बलबा करने वाला दल, हंसेरी कहा कहते थे उसे। फिर है डोल डाल, ये किससे संबंधित होगा? नित्य क्रिया। कमसल या सेल, ये किससे संबंधित है? डम्मी कैंडिडेट से। और दामुल हौज, ये किससे संबंधित होगा? ये होगा आजीवन कारावास से। ये कहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे, अगर बने सॉल्व करने होंगे तो मूल पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, वहाँ पर इस तरह के शब्द भी दिए जाते हैं और उनके भावार्थ भी दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये पढ़नी आपको आवश्यक है, मूल ऑथेंटिक पुस्तकें। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। वहाँ पर सारी की सारी नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य जो रचनाएं लगी हैं उसकी PDF सेंड कर दी गई है। 137 का सही विकल्प होगा 3। अगला प्रश्न है 138, यहाँ क्या पूछा गया है? कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुलते, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। ये कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? तो ये लिया गया है दिल्ली दरबार दर्पण, विकल्प 2। अगला है 139, निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो जो शब्द स्त्रीलिंग होंगे दिए गए विकल्पों में तो वो होंगे आपके भिड़ंत, भुजोबल और रज्जो, ये 3 होंगे। ADE ऑप्शन 3 में। अगला है 140। 140 में क्या पूछा गया है? योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन है निक्षेप का। अगला प्रश्न है आपका पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, सीधे उत्तर बता दूंगा आपको, क्योंकि उत्तर तालिका बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। 141, लेखक के अनुसार
किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि कैसे आंकी जा सकती है? यह है विकल्प ए के अनुसार आख्यानों को आगे बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। 142 में क्या पूछा गया है? इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है यह स्पष्ट करना कि आख्यान केवल कथा कहानी नहीं बल्कि कल्पना से बुना परिष्कृत जीवन है, जीवन यथार्थ है। अगला देखिए 143, भाषिक संस्कृति की शक्ति से क्या आशय है? तो यह मिथकीय कथा को मर्यादित भाषा में कल्पना और यथार्थ के बहुमेल से प्रस्तुत करना। 144 में क्या पूछा गया है? गद्यांश के अनुसार आख्यान को कैसे बुना जाता है? आख्यान को कैसे आगे ले जाया जाए ऐसे प्रश्नों के निरंतर से। ऑप्शन 3। 145, गद्यांश में लेखक ने वाल्मीकि को किस रूप में देखा है? ये देखा है आपने ऑप्शन बी के अनुसार एक अपूर्व कल्पनाशील कवि के रूप में जिसने रामकथा को आगे ले जाने हेतु समुद्र पर 100 योजन का सेतु तैयार करवाया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है। यहाँ क्या पूछा गया 146 में? गद्यांश के अनुसार रचना के सच को कैसे पाया जा सकता है? रचना के भीतरी पाठ में प्रवेश करके। अगला है 147, इसमें क्या पूछा गया है? मर्मज्ञ या आलोचक द्वारा रचना की पुनर्रचना से पाठक कैसे लाभान्वित होते हैं? तो ये होते हैं आपके पाठक की रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति के परिष्करण के साथ उसका सृजनात्मक विस्तार हो जाता है, ये होगा। 148, रचना के दाग दीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है? क्या है? रचना के रागदीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है? तो ये है आपका प्राय रचना जटिल, दुरूह और संश्लिष्ट होती है, इसलिए रचना के रागदीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती है। 149, गद्यांश के अनुसार कविता के संबंध में असत्य कथन है। तो ये होगा ऑप्शन 4। तुक और लय की गतिशीलता का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। ऑप्शन 4, तुक और लय की गतिशीलता का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। ऑप्शन 4 149 का। अगला है 150 में क्या पूछा गया है? आलोचना का सिद्धांत अटल धर्म नहीं है। इस पंक्ति के आलोक में आलोचना का आदर्श है। क्या है? आदर्श है आपका ये बिना किसी दुराग्रह के पाठ की क्लोज रीडिंग और रचना संवाद के साथ कला वस्तु के कथ्य और रूप का विश्लेषण। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों कुछ इस प्रकार से था आज का ये हमारा वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया है ये, कोई बात नहीं, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के इसे देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये आंसर तालिका देखने हेतु, और भविष्य में कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेंगे, तो आप इसे देख लेना। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। P/Q की सीरीज़ देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। पहले वाली वीडियोज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर सेंड कर दूँगा, उसको भी आप देख लेना। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम के साथ अवश्य जुड़ जाना, वहाँ पर मैंने हर एक रचना की PDF सेंड कर दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।